जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको फ्यूचर फोकस क्लासेस में। तो हमने जो एक मुहिम निकाली थी, उस मुहिम का नाम क्या था? फ्री क्रैश कोर्स। यानी पूरे बिहार में जो है ये फ्यूचर फोकस क्लासेस में बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स, यानी जो बच्चे साल भर कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं उनके लिए जो है ये क्रैश कोर्स है। और उनके लिए पूरी फ्री, बिल्कुल इसमें कोई पैसा नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना, इसमें बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स है। अब ये जो क्रैश कोर्स है इसका लाभ कहाँ से उठाइएगा? तो डाउनलोड कीजिएगा फ्यूचर फोकस क्लासेस ऐप, और उस ऐप में डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और जो है उसमें क्लिक कीजिएगा फ्री कोर्सेस। उसमें जाकर कंटेंट पर क्लिक कीजिएगा, अपना क्रैश कोर्स का लाभ उठाइएगा। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो आज बात करने वाले हैं पॉलिटी, यानी जिन बच्चों का जो है फाउंडेशन क्लासेस पॉलिटी का चल रहा था, और वहीं से शुरू करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में यहाँ से छोड़ा था। यानी चैप्टर 3 पॉलिटी चल रहा है। तो अब जो है हम लोग अपना सिलेबस को जो है कवर करते हैं। क्या है इसमें पॉलिटी में? तो हमारा टॉपिक बाकी था यहाँ से राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय विकास के योगदान, यानी राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय विकास में कैसे योगदान प्रदान करती है, उसके लिए जो है हम लोग इसमें जिक्र करेंगे। इसमें जिक्र करने की बात है कि अगर हमारा देश को देखा जाए तो भारत जो देश है, ये भारत जो देश है इसमें जो है राजनीतिक दल, यानी इसमें राजनीतिक दल रहेंगे। क्यों इसमें राजनीतिक दल किस प्रकार के होंगे? तो बहुदलीय। भारत में राजनीतिक दल बहुदलीय प्रकार के हैं, यानी अनेकों दल हैं। इसमें ना एक दलीय न द्विदलीय बल्कि बहुदलीय। और राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन दलों से जो है हमारी जितने भी आवश्यकताएं हैं, लोगों की जितना भी आवश्यकता है वह सब आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि आप देखते हैं कि जो विपक्ष और एक पक्ष का होता है, तो विपक्ष का पार्टी गांव-गांव का घूमता रहता है अपने वोटिंग प्रचार में, और उनसे जो भी समाज में कमियां दिखाई देती है, जो भी समाज की आवश्यकता है, उन आवश्यकता को जो है सरकार से मांग करती है वे लोग। और जब सरकार से मांग करते हैं तो उससे जो है लोगों को लाभ पहुंचता है तुरंत। तो इसलिए जो है राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल जो है हमारे राष्ट्रीय विकास में योगदान प्रदान करते हैं। ये राजनीतिक दल क्या करते हैं? ये राजनीतिक दल जो है तो अपने एक आंकड़ा तैयार करते हैं कि कैसा विकास करना है, कैसे कैसे विकास करना है, यानी एक सीक्वेंस बाई विकास कैसा होगा। तो उसके लिए अपना आंकड़ा यानी एक रजिस्टर तैयार करते हैं। इसलिए जो है राष्ट्रीय विकास में इसकी भागीदारी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी भागीदारी इसलिए बढ़ जाती है लोगों के लिए कि ये लोगों के लिए काम करते हैं और गांव-गांव तक जहां तक विकास नहीं पहुंचा उनके विकास में ये योगदान देते हैं। फिर उसके नेक्स्ट है टॉपिक आपका राजनीतिक दल के लिए प्रमुख चुनौतियां। राजनीतिक दल के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो इसके लिए अनेक चुनौतियां प्रदान होती है इसके सामने। राजनीतिक दल जो है, जो भी राजनीतिक दल हो वह पार्टी में, उस पार्टी के अंदर बहुत अधिक चुनौतियां होती है। देखिए क्या क्या है उसमें। सबसे पहली चुनौती होती है आपकी आंतरिक लोकतंत्र की कमी। यानी राजनीतिक दल में जो है कौन सी सबसे पहली चुनौतियां है? उसमें है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। यानी कोई भी पार्टी है, उस पार्टी के अंदर, यानी इस पार्टी के अंदर में लोकतंत्र की कमी होती है। कैसे? इस पार्टी के अंदर में, इस पार्टी से बाहर कोई काम कर रहा है, पार्टी के बाहर में लोग समझ रहे हैं कि ये ठीक काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से विवाद चल रहे हैं, इसके अंदर जो है कैसी व्यवस्था चल रही है। अगर पार्टी के अंदर अच्छी व्यवस्था नहीं है तो वह पार्टी के अंदर जो है आंतरिक लोकतंत्र
और वहीं अच्छी व्यवस्था है, तो उसके अंदर जो है आंतरिक लोकतंत्र अच्छी है। तो ये जो है आपकी पार्टी के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र की कमी बहुत जरूरी है। एक ऐसी चुनौती है कि जो भी इसमें पार्टी के लोग खड़े होते हैं, तो वो उनके अंदर जो है लोकतंत्र की कमी रहती है। बस वे आकर जनता के सामने कुछ और वक्त देते हैं और अपना दल में खुद फुट रहता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं क्या, नेतृत्व का संकट। दूसरा में कमी क्या है, चुनौतियां क्या है? दूसरा में चुनौती है नेतृत्व का संकट। यानी अब नेतृत्व का संकट कैसे दिखाई देता है? यानी जब भी हम पार्टी में देखते हैं तो अधिक से अधिक जो है, अधिक से अधिक कौन है? अधिक से अधिक पुरुषों की संख्या देखते हैं। इसमें पुरुषों की संख्या अधिक होती है, महिलाओं की संख्या कम होती है। ये पार्टी के लिए जो है चुनौती है। और इसमें जो है जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं वह नहीं दिखाई देते हैं, और जितने भी मजबूत वर्ग के लोग हैं वह इसमें अच्छी तरह से इनकी जनसंख्या देखी जा सकती है। और ये जो है युवाओं को राजनीतिक में अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लगता है। क्योंकि इसमें युवा शामिल नहीं होते हैं अधिक। तो इसमें नेतृत्व की कमी क्या है? सबसे पहले जो है इसमें देखते हैं कि पुरुषों की जनसंख्या अधिक है, महिलाओं की कम है। इसमें कमजोर वर्ग की जनसंख्या कम है, मजबूत वर्ग की जनसंख्या अधिक है, छात्रों की जनसंख्या कम है। इसीलिए ये जो एक प्रमुख चुनौती है आपके राजनीतिक दल में। और उसके बाद तीसरा चुनौती देखते हैं वंशवाद। और तीसरा चुनौती है राजनीतिक दल में वंशवाद। यानी ये वंशवाद क्या है कि हम एक अपना दल रखे हैं और हमारा दल का अध्यक्ष हम हुए, और आने वाला जो है हमारा पीढ़ी ही फिर इस दल का अध्यक्ष होगा। ऐसी वंशवाद जो है राजनीतिक दलों में देखा जाता है। कैसा कि यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, मान सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जब पीढ़ी दर पीढ़ी की स्थिति रहेगी तो यही कहलाएगा वंशवाद। यानी आप अपने राज्य में देख सकते हैं, जैसे बिहार राज्य में, बिहार में क्या है कि बिहार में जो है लालू की सरकार थी, और फिर जो है इसके बाद इसके पार्टी का अध्यक्ष कौन बना, तो वही आप देखते हैं इसका रेड्डी का सरकार कौन बना। पहले जो था तो लालू था, उसके बाद जो है इसमें वंशवाद आ गया, और वंशवाद आने के वजह से जो है इसमें इसका बेटा फिर बना। उसी प्रकार जो है आप देख सकते हैं कांग्रेस में, जो है पहले जो अध्यक्ष थे, यानी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, इनके वंश दर वंश इसका आता गया अध्यक्षता। तो ये जो वंशवाद ये एक चुनौती है आपके राजनीतिक में कि पहला जो चुनौती है तो आंतरिक लोकतंत्र की कमी, यानी पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। दूसरा में चुनौती है नेतृत्व का संकट, इसमें नेतृत्व करने वाले लोग अच्छे नहीं है। उसके बाद इसमें देखिएगा तो वंशवाद यानी वंश दर वंश जो है इसमें अध्यक्ष चुना जा रहा है। तीसरा में है काले धन, अपराधियों का प्रभाव, यानी पार्टी में क्या देखा जाए अधिक में काले धन चुरा कर रखे हैं। जो भी पार्टी में होते हैं वो अधिक अपराधी होते हैं। तो ये एक चुनौती है, यानी जितना भी रुपया विकास का आ रहा है, विकास करने के लिए आ रहा है, उस रुपया को क्या कर रहे हैं, कोई जो पार्टी है, जो दल है, वह चुरा कर रख रही है, वो काला धन के रूप में हो गया, और उनका जो है अपराध अधिक बढ़ता जा रहा है राज्य में। तो ये महत्वपूर्ण चुनौती है। नेक्स्ट में देखते हैं कि सिद्धांतहीनता की स्थिति। अब ये सिद्धांतहीनता की स्थिति क्या है, यानी कोई भी पार्टी आती है, अब वो पार्टी आकर भाषण देती है। जब भाषण देती है तो उस भाषण में जो है कुछ ना कुछ तय कर लेती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है
सड़क बना देंगे, अस्पताल बना देंगे, नाले बना देंगे, उसके बाद स्कूल बना देंगे, ये सब जो है वह तय कर लेते हैं। लेकिन जैसे उसकी विजय होती है, विजेता होता है, जैसे वह विजेता होता है वैसे ही इन सभी वादों को भूल जाता है, यानी ये जो सिद्धांत तय करके गया था वो अपने सिद्धांतों को भूल जाता है। तो ये एक पार्टी की कमी है, यानी इसके अंदर जो है चुनौतियां हैं। और उसके आगे देखते हैं आपके राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के उपाय। यानी राजनीतिक पार्टी जो है, कोई भी पार्टी है, जैसे मान लीजिए आपका कांग्रेस है, बीजेपी है, ये पार्टी जो है कैसे अपने प्रभावशाली लोगों तक फैलाए, यानी कैसे प्रभावशाली हो जाए कि लोग इनसे वोट दे दें, यानी प्रभावशाली होइएगा, यानी जनता को जो अच्छा लगेगा वही उसी को चुनेगा। तो इसमें से कौन ऐसा पार्टी है जो प्रभावशाली हो जाए? तो इसके लिए जो है सबसे पहले इसका काम होता है कि भाषण देना, यानी और दूसरा कि वो अच्छी तरह से भाषण दे दे। इसमें पहले जो पॉइंट्स आते हैं, देखिए, दल बदल कानून लागू होना चाहिए। यानी इसमें क्या कह रहा है दल बदल कानून कि विधायकों और सांसदों की दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन लाकर कानून बनाया जा सकता है। इस कानून को पूर्ण रूप से बिना किसी लाभ के लागू होना चाहिए। यानी दल बदल कानून क्या होता है कि ये दल बदल समझिएगा क्या कि जब भी कोई विधायक या सांसद होता है, ये विधायक और सांसद मान लेते हैं कि कांग्रेस के सपोर्टर हैं, यानी कांग्रेस में अपना गठबंधन किए हैं, और कुछ दिन के बाद जो है ये बीजेपी में आकर अपना गठबंधन कर लेंगे विधायक और सांसद, यानी अपना दल बदल लेंगे। यानी जैसे मान लीजिए एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, ठीक, ये दो पार्टी हो गई, ये पार्टी और बी पार्टी। जैसे मान लीजिए आप यहाँ सांसद बने, अब जैसे सांसद बने तो शुरुआत में जो है आप ए पार्टी के समर्थक थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपने बी पार्टी का समर्थन कर दिया, तो सरकार एक गिर गई और बी बन गई। तो ये जो है दल बदल रोक लगाना चाहिए संविधान में संशोधन करके, तो ऐसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उसके बाद न्यायपालिका के आदेशों का पालन होना चाहिए, यानी न्यायपालिका यानी जो भी जुडिशरी है, यानी जो भी जज, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जो भी नियम बनकर आ रहे हैं, इन सभी जजों के नियमों को, जो भी नियम बनकर आ रहे हैं, इन सभी नियमों का पालन होना चाहिए। अगर पालन नहीं हो रहा है तो समझिएगा वह एक राजनीति में चुनौती है, लेकिन पालन हो रहा है अच्छी बात है। इसीलिए कह रहे हैं न्यायपालिका के आदेशों का पालन होना चाहिए। तो न्यायपालिका कह दे कि ऐसा ना हो, ऐसा होना नहीं चाहिए, और वहीं आप उसका काम कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि इसमें क्या बता रहा है कि काले धन का दुरुपयोग एवं इसके अंदर अपराधियों को बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए आदेश जारी किया है कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे अपराधी मामलों को ब्यूरो चुनाव अधिकारी को दे। यानी जब भी कोई व्यक्ति, जब भी सांसद या विधायक का चुनाव चलेगा तो क्या होगा कि एक चुनाव आयोग होता है। ये चुनाव आयोग को जो भी व्यक्ति, मान लीजिए ए व्यक्ति हो, बी व्यक्ति है, ये व्यक्ति चुनाव आयोग को जाकर अपना संपत्ति का, आपके पास संपत्ति कितना है, आपका कौन कौन सा मुकदमा चल रहा है, इन सभी का जानकारी चुनाव आयोग को दो। यानी न्यायपालिका ने क्या किया कि अपने आदेश को पालन कराने के लिए, यानी अपने आदेश को जारी रखने के लिए चुनाव आयोग को यह कहा कि आप जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं इनसे जो है संपत्ति, उसके पास कितना है, इस पर कौन कौन सा मुकदमा चल रहे हैं, इसका जो है डिटेल्स डाटा मांगेंगे। उसके बाद 3 नंबर में क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। यानी जो लोकतंत्र में कौन सी चुनौती, राजनीति में कौन सी चुनौतियां थी, उसमें पहला हमने चुनौतियां क्या पढ़ा था कि इसमें जो है लोकतंत्र की कमी है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। तो वहीं आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए कि उसके अंदर मतभेद नहीं होना चाहिए।
उसके अंतर्गत जो है, उसके अंदर जो है कभी लोकतंत्र से जो है गैर लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को बढ़ावा दीजिएगा, गैर लोकतंत्र को बढ़ावा दीजिएगा तो ऐसी पार्टी नहीं होना चाहिए, बल्कि लोकतांत्रिक, उसके अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था रहनी चाहिए। उसके बाद 4 में क्या कह रहा है कि राजनीतिक में जो है महिलाओं का भी साथ होना चाहिए, इसमें महिला को भी भाग लेना चाहिए। और सबसे अच्छा जो है बिहार में जो है 50% जो है आरक्षण महिलाओं के लिए दे दिया गया कि महिला भी अब चुनाव में भाग लेंगे। अब देखिए 5 में कह रहा है कि राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाने के लिए जो है, राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाने के लिए जितना भी खर्चा हो रहा है चुनाव में, यानी प्रभावी बनाना है तो चुनावी खर्चा जितना भी हो रहा है, इन सभी चुनावी खर्चा को सरकार करे। यानी जितना भी चुनाव में खर्च हो रहे हैं वो खर्च चुनावी खर्च जो है वह सरकार उसका खर्च करे। जैसे मान लीजिए कागज का, जैसे मान लीजिए कंप्लीट जो कागज का खर्चा होता है, उसके बाद जैसे मान लीजिए कपड़ा, जैसे देख लीजिए यहाँ पे कागज, पेट्रोल, कपड़ा, टेलीफोन, ठीक, इन सभी का खर्चा कौन देगा? सरकार देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा राजनीतिक दल जो है प्रभावी बनेगा। यानी ऐसा में होता है क्या, कहीं भी चुनाव होता है, कहीं एक इलाके में चुनाव होता है और उस इलाके में जब चुनाव होता है तो वहाँ के कई ऐसे पार्टियां खड़े होते हैं तो अधिकों रुपया झोंक देते हैं चुनाव में, और बाद में परिणाम ये निकलता है कि जब वे चुनाव जीत जाते हैं तो पूरा रुपया जो है काला धन के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में विकास नहीं करा पाती। तो इसके लिए जो है सरकार को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ऐसा में मान लीजिए ऐसा इलेक्शन हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी कर देना चाहिए, एक राष्ट्र एक बार इलेक्शन। जब इलेक्शन में आप वोटिंग करने गए हो तो वहीं पे सभी को चुन लेना है, मुखिया, सरपंच, वार्ड, ठीक, उसके बाद आपके मेयर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबका उसी समय चुनाव, यानी सांसद विधायक का चुनाव उसी समय होना चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इससे क्या होगा, इससे खर्च जो है घटेंगे, सरकार का खर्च घटेंगे, जितना चुनावी खर्चा हो रहा था उस खर्चे को करना नहीं पड़ेगा, ठीक। और दूसरा में क्या करना चाहिए कि चुनावी खर्चा जितना हो रहा है तो उसे सरकार को उठाना चाहिए, न कि पार्टियां। अब चुनावी खर्चा जितना भी चल रहा है उससे जितने भी प्रचार होता है पेट्रोल का, ये सब का खर्चा सरकार को देना चाहिए। अब पार्टियां करती है ये सब खर्चा, तो पार्टी जब खर्चा करेगी तो जीतेगी तो उसका तो भरपाई करेगा कहीं से न कहीं से, क्योंकि वो तो कहीं से न कहीं लाकर लगा रहा है, वो अपना धन संपत्ति लगा रहा है, तो वो जीतेगा तो जाहिर सी बात है कि लूटेगा। तो ये काम करना चाहिए सरकार को। चलिए उसके नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में प्रमुख राजनीतिक दलों का परिचय, यानी भारत में जो है कौन कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यानी राजनीतिक दल जैसे मान लीजिए भारत में कौन कौन है, सबसे पहले कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद आपके जदयू, आरजेडी, ठीक, और भी है, इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट में दिया है सब। चलिए एक एक पढ़ते चलेंगे, इसके विषय में जो है विश्लेषण हम लोग करते चलेंगे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका योगदान जो है हमारे भारत को आजाद करने में बहुत रहा, और ये इसका गठन जो है 1885 में ये ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया 1885 में। ये ह्यूम द्वारा स्थापित जब किए तो उस समय मोतीलाल नेहरू, उसके बाद आपके जितने भी कुछ नेता लोग थे, पटेल जी थे, इन सभी लोगों का योगदान थे इसमें। अब क्या हो रहा है कि इसमें देखिएगा कि जैसे ये गठन किए और हमारा जब भारत आजाद हुआ सबसे पहले जो है किस पार्टी के प्रधानमंत्री बने? कांग्रेस पार्टी। इसी कांग्रेस पार्टी के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और एक ऐसी बात है जैसे कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी चाहते थे कि हम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जितना भी गठन है, जितना भी इसके पार्टी है, इनको हम चाहते हैं तोड़ दें। कारण क्या है कि ये जानते थे कि अगर भविष्य में ऐसा होगा तो ये पार्टी को कहने का अधिकार हो जाएगा कि हमने ही देश को आजाद कराया था, और शायद ऐसा में हो भी रहा है। एक ऐसे में एक्ट्रेस भी है जिनका मानना है कि हमारा देश जो है, हमारा देश में आज़ादी में इसका योगदान अधिक, किसका योगदान ज़्यादा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ऐसी अफवाहें चली, लेकिन फिर भी इस गठबंधन, ये संगठन टूट नहीं पाए, पार्टी टूट नहीं पाई, और वो पार्टी आज तक चली आई रही है, यानी 1885 से और चली आई रही है। कब तक? आपके अभी तक। अब इसमें क्या देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का गठन हो रहा है 1990 में, यानी कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1850 में। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हो रहा है? 1980 में, यानी लगभग 100 वर्ष, यानी 95 वर्ष मान सकते हैं। 95 वर्षों तक जो है, 95 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हो रहा है। इसके बीच में भी और पार्टी आएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इस समय जो अभी प्रधानमंत्री है, इसी पार्टी के वे प्रधानमंत्री है। तो इसमें जो है 1980 में गठन हुआ भारतीय जनता दल। इस समय इसका अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसका गठन करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, तो इन्होंने 1980 में जो है इसका गठन किया, और पहली पार्टी जो है 2000 ये इसका पार्टी बना कब? तो 1998 में ये सत्ता में आए और 2004 तक चला, और फिर इसकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की 2014 से अभी तक, अब 2025 में जी रहे हैं, अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक, और ये इसके आगे देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन देखिएगा 1925 में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका गठन होगा कब? 1925 में। किसके द्वारा? S.A. डांगे। इसका गठन होना है 1925 में। किसके द्वारा? नाम याद रखिएगा, S.A. डांगे। इनके द्वारा जो है यह पार्टी का गठन हो रहा है। और ये जो पार्टी का विकास कहाँ हुआ? अधिक राज्यों में, किस राज्यों में हुआ? तो केरल में, पश्चिम बंगाल में और बिहार में, यानी इन पार्टियों का विकास हुआ। इसमें कहा गया कि इसमें जो है किसानों के लिए, गरीबों, मजदूरों के लिए जो है रक्षा करने के लिए जो है इस पार्टी का गठन किया गया। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में भारतीय कम्युनिस्ट, इसमें देख लीजिएगा में पार्टी और समाजवादी लिखा होगा इसमें। ठीक, 1964 में जो है ये साम्यवादी दल में विभाजन हो गया और एक नए दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी का जन्म हुआ। ये मार्क्स के सिद्धांतों पर चलने वाला पार्टी है। ठीक, और इसका जो है प्रमुख नेता कौन थे? ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी, A.K. गोपाल तथा B. राममूर्ति। चलिए उसके आगे देखिए बहुजन पार्टी। बहुजन पार्टी क्या है? यानी इसका नाम है भाजपा, शॉर्ट में नाम याद रखिएगा। इसका गठन हो रहा है आपका 1984 में। इसका तो ये आपका बहुजन समाज पार्टी का, और ये ऐसा माना जाता है कि दलितों के लिए, पिछड़ों वर्गों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए जो है ये पार्टी बनाई गई। उसके बाद आपका ये पार्टी जो है अधिक काम करते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, मध्य प्रदेश के भागों में, यहाँ बिहार में भी है। अब देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है ये कांग्रेस से ही, यानी जो आप कांग्रेस पढ़े थे उसी कांग्रेस से अलग होकर यह पार्टी बनी। कौन? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी।
अब जब ये पार्टी कब बन रही है, तो ये पार्टी, ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 1999 में बन रही है। ठीक, कुछ मुद्दों को लेकर विवाद हो गया कांग्रेस में, और उसमें जो है दो भागों में बट गया कांग्रेस, यानी एक जो कांग्रेस पड़े हैं और एक वो आपका आ गया वो भारतीय कांग्रेस पार्टी, और एक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। चलिए इसमें देखते हैं कि इनकी विचारधारा जो थी लोकतांत्रिक समाज, सामाजिक न्याय एवं संघवाद मजबूत करना था इनकी विचारधारा में। और उसके बाद देखते हैं राजद, जो आप लोग पढ़ते हैं अभी आरजेडी, राजद को यही है आपका आरजेडी। चलिए ये आरजेडी राजद, इसका स्थापना 1997 में, अब 1997 में जो है किसके द्वारा किया गया, तो वहीं आपके जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे, लालू प्रसाद यादव, उन्हीं के नेतृत्व में जो है इसका स्थापना किया गया। और इसी पार्टी में जो है हम लोग देखते हैं वंशवाद, यानी एक वंश दर वंश ये पार्टी के अध्यक्ष बनते गए। ठीक, इन्होंने शासन किया 2004 तक, 2005 तक। उसके बाद आ गया जेडीयू, और इसमें आए कौन, आपके नीतीश कुमार, और इसका ही अभी जो है बिहार में गठबंधन है, जिसको कहते हैं एनडीए गठबंधन। ठीक, तो 1999 में जो है इसके द्वारा, तो शरद यादव के द्वारा इस पार्टी का स्थापना हुआ, और ये पार्टी जो है जनता दल से अलग हुई थी। ठीक, अब इसमें जो है बातें हुई कि अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों के लिए, ऐसा माना गया कि अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए, वर्गों के विकास के लिए जो है ये पार्टी है, और शायद ऐसा अभी भी ये पार्टी अपना काम कर रही है अल्पसंख्यकों के लिए और पिछड़ों के लिए। चलिए अब पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, यानी लोजपा। इसका जो गठन हुआ तो 2000 ईस्वी में, कब, तो किसके द्वारा, रामविलास पासवान के द्वारा, इसके द्वारा रामविलास पासवान के द्वारा। और अभी जो है इसका अध्यक्ष कौन है, इसका नाम क्या है, चिराग पासवान। ठीक, लोजपा के, और ये पार्टी भी अल्पसंख्यक और पिछड़ों और दलितों के लिए बनाई गई कि उनको जो है अधिक से अधिक रोजगार दी जाए, युवकों को जो है अधिक से अधिक रोजगार दी जाए। तो इसीलिए जो है इस पार्टी का गठन हुआ लोजपा। अब देखिएगा समाजवादी पार्टी, इसके नेतृत्व में, मुलायम सिंह के नेतृत्व में, कब, 1992 में इस पार्टी का गठन हुआ। इसकी मांग क्या थी, यानी ये पार्टी क्यों बनी, क्योंकि इनका मांग था कि बहुराष्ट्रीय कंपनी को देश से जो है बाहर, यानी देश से निकालना, और वहीं आपके जितने भी राष्ट्रीय कंपनी का स्थापना करो। इसका मांग था, तो ये मांग था इसका आपके समाजवादी पार्टी का। उसके बाद देखिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका भी गठन बिहार में हुआ। ठीक, और बिहार में कब, तो 1973 में। लेकिन ये जो है अभी जब बिहार 2000 ईस्वी में अलग हुआ, बिहार और झारखंड अलग हुए, तो यह झारखंड में जो है इसका वर्चस्व अधिक है। इसका, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, यानी झोमो। इसमें जो मांग की गई थी, तो इसमें भी कई ऐसे मतलब कुछ दलित लोग थे, तो उसके बाद उसमें रोजगार की मांग के लिए इस पार्टी का गठन हुआ। और ये पार्टी जो है अभी भी कहाँ तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ तक चैप्टर 3 यानी आपका पार्ट 3 एक ओपन पॉलिटिका
क्या हो रहा है, द एंड। अब पढ़ेंगे क्या, पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के 4 चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक जो है आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, और ये यूट्यूब पर पूर्ण रूप से गया है वीडियो, यानी चैप्टर 3 हम लोगों ने पढ़ लिया। तो जितने भी फंक्शन बचे हुए उसके जितनी परिभाषा होंगी, जितने पॉइंट्स होंगे लिख लेंगे। और हम लोग का जो मुहिम चल रहा है ये फ्री क्रैश कोर्स, उसमें आप लोग शेयर कीजिए बच्चों तक, बिहार के हर क्षेत्र तक, हर उस गांव तक पहुंचाइए जहां पर बच्चा जो है पैसे के कारण या किसी अन्य कारणों से जो है पढ़ नहीं पाया है, तो उसको इस संस्था को वहां तक पहुंचाइए। ये आपका काम है। हम लोग जो है अपना मेहनत कर रहे हैं। अब जो है आप में इतना शक्ति होनी चाहिए और आप में भी मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है एक शेयर और एक लाइक, एक कमेंट हमको मोटिवेशन देता है। तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर पॉलिटी 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।